गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हमने आपको बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर पहले पढ़ाई थी सेकेंड यूनिट, उसके अंदर हमने पढ़ाया था अल्कोहल और फिनॉल को हमने कंप्लीट करा दिया था। आज हम जो चालू करेंगे वो है हमारे पास में फोर्थ यूनिट, जिसका नाम है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो हमारे पास में है। और इसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव भी हैं इसके अंदर। तो हम सबसे पहले चालू करवाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, उसके बाद में हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम उसके जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उसके डेरिवेटिव हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है। व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या? यदि हम इसकी डेफिनेशन दें तो इसकी डेफिनेशन होगी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH समूह, COOH क्रियात्मक समूह, क्या COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर COOH क्रियात्मक समूह अर्थात कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उन कंपाउंड्स को, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा सीधा ही कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए इसमें लिखेंगे हम कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। देखिए हमने सबसे पहले बताई है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद में है हमारे पास में एक दूसरी डेफिनेशन हम इसकी दे सकते हैं, जैसे कि अथवा में हम इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। यदि किसी एल्केन से H समूह हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन COOH समूह के द्वारा कर दिया जाता है, तो प्राप्त जो कंपाउंड है वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा हम इसकी लिखेंगे, एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन COOH समूह से करने पर प्राप्त
यौगिक यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है तो देखिए हम इसकी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी दूसरी डेफिनेशन भी यदि हम दें तो क्या होगी। यदि एल्केन के रासायनिक फॉर्मूला होता है क्या आर ग्रुप, ये तो एल्किल ग्रुप होता है और इससे जुड़ा हाइड्रोजन यदि है तो ये क्या होता है एल्केन। यदि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा कर दें हम COOH समूह के द्वारा हम यदि इसका रिप्लेसमेंट कर दें तो प्राप्त जो कंपाउंड है वो क्या होगा, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होगा। वो क्या होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। ये क्या है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये तो होता है इसकी जनरल इंट्रोडक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल इंट्रोडक्शन। उतार लीजिए। अब हम देखेंगे आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे करते हैं। क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल का नोमेनक्लेचर। अगला है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। अगला है हमारे पास में नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। तो देखिए इसका नामकरण है हम 3 पद्धतियों में करते हैं। कितनी पद्धतियों में करते हैं 3 पद्धतियों में। सबसे पहला नंबर है हमारे पास में रूढ़ पद्धति या फिर इसको हम कहते हैं ट्राइवियल नेम। और दूसरे नंबर पर है हमारे पास में व्युत्पन्न पद्धति जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव सिस्टम। पहला नंबर व्युत्पन्न पद्धति, पहला नंबर पर है हमारे पास में रूढ़ पद्धति, दूसरे नंबर पर है हमारे पास में व्युत्पन्न पद्धति और तीसरे नंबर पर है नामकरण की हमारे पास में IUPAC पद्धति जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। IUPAC पद्धति है जो एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, जबकि ये जो है 2 पद्धति वो हमारे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से इनका नामकरण करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इसके नामकरण पर। अब आते हैं नामकरण। नामकरण देखिए इसका नामकरण है हम अलग अलग 3 पद्धतियों में करते हैं। कितनी पद्धतियों में करते हैं 3 पद्धतियों में। तो इसमें लिखेंगे इनका नामकरण की इनके नामकरण की निम्न 3 पद्धतियां हैं। निम्न 3 पद्धतियां हैं। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास में रूढ़ पद्धति। पहले नंबर पर है हमारे पास में कौन सी रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति इसको इंग्लिश में कहते हैं हम ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम में इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहला आती है हमारे पास में रूढ़ पद्धति और उसके बाद हम आपको करवाएंगे दूसरे नंबर पर वो है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति
जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेरिवेटिव सिस्टम, डेरिवेटिव डेरिवेटेड सिस्टम। और तीसरी है हमारे पास में आईयूपीएसी पद्धति। तीसरी कौन सी हमारे पास में? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी पद्धति। तो देखिए हमारे पास में 3 प्रकार की हैं जो पद्धतियां हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे पास में रोड पद्धति, उसके बाद में हमारे पास में व्युत्पत्ति पद्धति, और तीसरे नंबर पर है वो है हमारे पास में कौन सी? वो है हमारे पास में आईयूपीएसी पद्धति। जनरली जो नाम पूछा जाता है आईयूपीएसी पद्धति में पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है व्युत्पन्न पद्धति में। कई बार है रूढ़ पद्धति में भी उसका नाम है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछ लेता है। तो सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पर रोड पद्धति में नामकरण। सबसे पहले नंबर पे स्टार्ट कराएंगे रोड पद्धति। देखिए रोड पद्धति है, इसका नामकरण जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? देखिए रोड पद्धति में, रूढ़ पद्धति में है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण है जो स्रोत के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? स्रोत के आधार पर। अर्थात कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है किसके द्वारा प्राप्त होता है उसी के आधार पर है इसका रूढ़ पद्धति में नामकरण लिया जाता है। जैसे कि हमारे पास में है फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल। इसको किससे प्राप्त किया जाता है? इसको प्राप्त किया जाता है लाल चींटी के डंक से। तो लाल चींटी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको फॉर्मिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं? चींटी को फॉर्मिका हम इसे कहते हैं। इसलिए इसके जो स्रोत के आधार पर है इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम पड़ा फॉर्मिक अम्ल। इसके बाद में हमारे पास में और भी एग्जाम्पल है जैसे कि एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल है उसका नामकरण भी हम उसकी जो उत्पत्ति के आधार पर हमें जो देते हैं इसका उत्पन्न है जो किससे किया जाता है? इसका उत्पन्न किया जाता है एसिटियम। किससे? एसिटियम। और एसिटियम को हिंदी में कहते हैं सिरका। अर्थात जो एसिटिक अम्ल है उसको उत्पन्न किससे किया जाता है? सिरका से। और सिरका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिटियम हम उसे कहते हैं। इसलिए इसका नाम जो है रूढ़ पद्धति में एसिटिक अम्ल यहाँ पर पड़ा। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम इनका नामकरण, इनका नामकरण स्रोत के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? स्रोत के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो हमें इसके जो 2-3 एग्जाम्पल हैं उनको एक टेबल के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास में उसमें लिखेंगे यहाँ पर अम्ल, और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर स्रोत, और उसके बाद में हम इसका लिखेंगे नाम। अर्थात हमें पता है कोई भी अम्ल है उसका रासायनिक फॉर्मूला हमें यदि प्राप्त हुआ तो उसका सबसे पहले वो देखेंगे भाई किससे प्राप्त किया जा रहा है, उसके बाद उसके स्रोत के आधार पर उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है HCOOH। यहाँ पर क्रम संख्या हम लिख देंगे। पहला नंबर है हमारे पास में HCOOH। इसे हम प्राप्त किससे करते हैं? इसको हम प्राप्त करते हैं लाल चींटी के डंक से, और उसको हम कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मिका। फॉर्मिका, इसको हम कहते हैं लाल चींटी। लाल चींटी। इसको थोड़ा और यहाँ पर है जो साइड में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, तो नाम आएगा इधर की ओर। अब देखिए इसको हम फॉर्मिका से प्राप्त कर रहे हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे हम फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल।
अम्ल हमने इसका नाम लिया। ऐसे ही दूसरे नंबर पर है हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल है CH3COOH। ये है, इसे हम किससे प्राप्त करते हैं? इसको हम प्राप्त करते हैं सिरका से, और सिरका को इंग्लिश में कहते हैं एसिटियम। क्या कहते हैं? एसिटियम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सिरका। सिरका। अच्छा, एसिटियम से प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके स्रोत के आधार पर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हम इसका नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो दो नाम हो गए। एक और एग्जांपल हमारे पास में अगला है हमारे पास में CH3। क्या? CH3, या फिर डायरेक्ट हम लिख देंगे उसको C3H7COOH। ये हमारे पास में 4 कार्बन युक्त जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 3 तो ये, 4 ये, चौथा नंबर का ये। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है, इसको किससे प्राप्त किया जाता है? इसको प्राप्त किया जाता है मक्खन से, और मक्खन को इंग्लिश में कहते हैं बटन। इसलिए इसका नाम है जो क्या होता है? इसका नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड। क्या होता है? बटन से प्राप्त किया जाता है, तो इसलिए बटन के आधार पर, जो स्रोत के आधार पर इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेरिक एसिड। देखिए मक्खन हम इसे कहते हैं हिंदी में, और इसका नाम होगा ब्यूटेरिक अम्ल। तो ये तो हो जाता है हमारे पास में रूढ़ पद्धति में नामकरण किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है जो रूढ़ पद्धति में नामकरण। अब हमारे पास में सेकंड नंबर पर है, वो है हमारे पास में क्या? व्युत्पत्ति पद्धति, अर्थात जो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्या? इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेटिव सिस्टम या फिर डेराइव्ड सिस्टम। कि अर्थात इसको किससे प्राप्त? अगला है हमारे पास में व्युत्पत्ति पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेराइव्ड सिस्टम। अगला है हमारे पास में कौन सा? व्युत्पत्ति पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेराइव्ड सिस्टम। देखिए इसमें हम इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण करते हैं वो हम है जो एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न मानकर है, जो हायर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका नामकरण हम कर देते हैं। किसके आधार पर? एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न मान लेते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को, और उसके आधार पर है हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो दूसरा नंबर है हमारे पास में व्युत्पत्ति पद्धति। देखिए इसमें मैंने बताया कि किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण जब हम करते हैं इस जो पद्धति के अंदर, तो किस आधार पर करते हैं? वो करते हैं एसिटिक अम्ल का डेरिवेटिव हम उसे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार इन्हें एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न, एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न मानकर या फिर मानते हैं। किसका व्युत्पन्न मानते हैं? एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न हम इसे मानते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास में CH3COOH।
ये क्या है हमारे पास में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल है। अर्थात हम इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, हमें पता है लास्ट में हमें क्या लिखना है, एसिटिक अम्ल। तो इसके हम जो भी शेष समूह है उसको हम पहले लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल एसिटिक अम्ल, यहाँ पर इसका नामकरण हो जाएगा। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, या फिर हम इसको डाई मिथाइल, क्योंकि एक ही पोजीशन पर है तो यहाँ पर पोजीशन दर्शाने की जरूरत है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिक अम्ल, इसका नामकरण हो जाएगा। अर्थात हम एसिटिक अम्ल का उत्पन्न मानकर इसका नामकरण कर रहे हैं, तो डाई मैथिल एसिटिक अम्ल, ठीक अम्ल, इसका नामकरण हो जाएगा। ये तो एक पहला नंबर का एग्जांपल है। अब हमारे पास में दूसरा नंबर का एग्जांपल देखिए। CH3 CH CH3 और इधर की ओर फिर से CH2 COOH। हमें पता है ये वाला समूह है क्या है, एसिटिक अम्ल का समूह है। इसके बाद में इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल समूह कहते हैं इसको। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, इसका नामकरण हो जाएगा। अर्थात एसिटिक अम्ल है उसका जो शेष समूह है उसका व्युत्पन्न हम उसे मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, इसको तो मुख्य समूह मान लेते, बाकी को हम उसका जो व्युत्पन्न मान लेते हैं। तो इसका नामकरण हो जाएगा आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल है जो इसका नामकरण हो जाएगा। तो ये होती है आपकी दो पद्धतियां खत्म। अब है हमारे पास में तीसरी पद्धति, वो है हमारे पास में IUPAC पद्धति, जो कि सर्वमान्य पद्धति है और सबसे अधिक जो नामकरण पूछा जाता है इसी पद्धति के अंदर है जो पूछा जाता है। तब हम पढ़ेंगे कौन सी, तीसरे नंबर पर है हमारे पास में IUPAC पद्धति। देखिए तीसरे नंबर पर है हमारे पास में IUPAC पद्धति। देखिए तीसरे नंबर पर है कौन सी, पद्धति। IUPAC पद्धति में है, हम इसका नामकरण है वो किस के आधार पर करते हैं। IUPAC पद्धति में इसका नामकरण करते हैं हम एल्केनोइक अम्ल के आधार पर। अर्थात जो हम इसका नामकरण करेंगे वो करेंगे किसके आधार पर, एल्केनोइक अम्ल के आधार पर इसका नामकरण हम करते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम, इस पद्धति के अनुसार इन्हें, इस पद्धति के अनुसार इन्हें एल्केनोइक अम्ल कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। IUPAC पद्धति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एल्केनोइक अम्ल कहा जाता है। तो देखिए अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए
सबसे पहले लिखते हैं उसका अणुसूत्र, यहाँ पर क्रम संख्या 1। अणुसूत्र है जैसे कि हमारे पास में CH2O2, ये हमारे पास में पहला नंबर का एग्जाम्पल है। अब देखिए हम इसका IUPAC पद्धति में है जो नामकरण करेंगे, किस पद्धति में? IUPAC पद्धति में नामकरण। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम? मैथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केनोइक का आधार पर एल्केन क्या है हमारे पास? मैथेन। तो मैथेनोइक अम्ल इसका नामकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैथेनोइक। अर्थात उस आधार पर है, एल्केनोइक अम्ल के आधार पर हम इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका? मैथेनोइक अम्ल। एक कार्बन के लिए क्या लेते हैं? मैथ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किस आधार पर करना है? एल्केनोइक के आधार पर। तो यहाँ पर एल्केन तो क्या हो गया? मैथ। और बाद में क्या लगाएंगे? बाद में लगाएंगे नोइक अम्ल। तो यह हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल। अब इसका यदि हम संरचना सूत्र देखें तो इसको खोल के लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये हमारे पास है संरचना। देखिए HCOOH, इस प्रकार से हम इसको खोल के लिखेंगे। अगला है हमारे पास में दूसरे नंबर का, देखिए C2H2O2। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या यूज लेते हैं? एथ। तो एथ और लास्ट में हमें क्या लगाना है? नोइक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। इसको यदि खोल के लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? CH3COOH, इस प्रकार से इसको हम खोल के लिखेंगे। अगला है हमारे पास में एक और एग्जांपल तीसरे नंबर का। देखिए C4H8O2 है ना। देखिए अब इसका नामकरण हमें करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं इसका यदि मैं फॉर्मूला बना दूं, देखिए क्या फॉर्मूला कैसे होगा? CH3 और इधर क्या नाम से COOH। या फिर इसको सीधी श्रृंखला के रूप में यदि मैं इसको लिखूं तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से रहने दीजिए। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नामकरण हम जब करेंगे तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3। तो यहाँ पर जो 2 नंबर पर क्या है? एक मैथिल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल। क्या? 2 मैथिल। और ये हमारे पास में क्या है? 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। अर्थात 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल इसका नामकरण हो जाएगा IUPAC पद्धति में। इसको कहेंगे 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल। 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो होते हैं आपके पास में 3 एग्जाम्पल है जो इसमें मैंने करवाए हैं IUPAC पद्धति के अंदर। आगे हम जो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर वो करेंगे इसके जो प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ तक है जो तीनों पद्धतियों में हमने इसका नामकरण करवा दिए हैं। इसके कई 3-3, 4-4 एग्जाम्पल भी हमने इसके लिए हैं। यदि कहीं किसी को समझ में नहीं आया हो तो फिर से है, मैं एक बार फिर से पुनः अगली क्लास के अंदर इसको रिपीट करा दूंगा। बाकी तो ऐसा कोई खास डिफिकल्ट है नहीं। और अगली क्लास के अंदर हम करवाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रिपरेशन अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज की क्लास है जो यहीं तक समाप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट।